नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। हनुमान चालीसा को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान से खुद बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बिहार में हनुमान चालीसा पढ़ने की हर जगह छूट है और इस पर कोई रोक नहीं है। बचौल के बयान पर उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विचार या राय हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में हनुमान चालीसा को लेकर कहीं कोई रोक नहीं है। अरे भैया, ये बात अपना पर्सनल बात होता है। हमारी कोई ये सरकार की बात नहीं, बचौल जी की पर्सनल बात है। हनुमान चालीसा तो हर आदमी पढ़ता है, किसको पढ़ने का अनुमति नहीं है? सब कोई पढ़ता है, हर मंदिर में हम पढ़ते हैं, हम रोज ही पढ़ते हैं। और अब ये जानना जरूरी है कि बचौल ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल शनिवार को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर चर्चा हो रही थी, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और इस दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया कि बिहार में कश्मीर जैसे हालात बन गए हैं और कई जिलों में हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ करना मुश्किल है। आप जाकर देखिए कश्मीर में क्या, किशनगंज में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। आप जाकर के जोकी हाट में देखिए, जोकी हाट में अगर इस तरह से हनुमान चालीसा किसी कार्यक्रम में पढ़ा जाए, वहां जाकर के लोगों से बात कीजिए। कश्मीर फाइल्स से कमजोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा। और रांची में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। सीए सुमन कुमार को लाया गया ईडी ऑफिस और ईडी के जोनल ऑफिस में सुमन से पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी समन जारी किया गया और ईडी ने पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रांची में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और सीए सुमन कुमार को ईडी ऑफिस लाया गया है। ईडी के जोनल ऑफिस में सुमन से पूछताछ जारी है और सुमन के घर से आपको बताते चले कि 19.31 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। पल्स हॉस्पिटल से भी कई कागजात मिले हैं और इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है। तो लगातार रांची में ईडी की कार्रवाई जारी। आपको बताते चले कि ईडी के जोनल ऑफिस में सुमन से पूछताछ की जा रही है और पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी समन जारी किया गया है और ईडी ने पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया है। आपको बताते चले कि सीए सुमन के घर से 29.31 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे और पल्स हॉस्पिटल में भी जब ईडी ने छापेमारी की तो वहां से भी कई कागजात मिले हैं और अब इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई जारी है ईडी की तरफ से और रांची में भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे, जहां सीए सुमन कुमार को ईडी के ऑफिस लाया गया है और ईडी के जोनल ऑफिस में लगातार सुमन से पूछताछ की जा रही है। और वहीं आपको बताते चले कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी समन जारी किया गया है और ईडी ने पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और जोनल ऑफिस में सुमन से पूछताछ जारी है, क्या कुछ इस पर अधिक अपडेट? जी, बता दें कि जिस तरह से पूरी जानकारी सामने आई, सुमन को जब से हिरासत में लिया गया तो उसके बाद से ही कई जानकारियां जो है वो ईडी के अफसरों को मिली थी इस छापेमारी के दरमियान। वहीं पर पल्स अस्पताल में भी ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसे लेकर संदेह जाहिर किया गया और कहीं ना कहीं वहां से भी कई अहम जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिली है, जिस वजह से अभिषेक झा को सम्मन जारी किया गया है और उनसे पूछताछ के लिए उन्हें ईडी दफ्तर भी बुलाया गया। तो फिलहाल पूरे मामले में जहां एक तरफ सुमन की पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब अभिषेक झा से भी पूछताछ होगी और कहीं ना कहीं मामलों के तार को जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि फैक्ट जो है वो आ सके और इस पूरे मामले में, इस पूरे जो गोरख धंधा चल रहा था, इसे कहीं ना कहीं उजागर करने को लेकर अब ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से लग चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें कई अहम खुलासे होंगे। वहीं 5 दिनों की जो रिमांड अवधि है सुमन की, उससे भी कई अहम जानकारियां और जो दस्तावेज चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में हो, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो या फिर जो हार्ड कॉपी बरामद हुई है, उन तमाम कागजातों का भी अध्ययन अब करीब करीब काफी हद तक किया जा चुका है और
अब इस पूछताछ में जो भी बातें होंगी वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक होंगी और तथ्यात्मक होगी। इस ऐसे में जो फैक्ट हैं, जो अब तक पर्दे के पीछे थे, वो फैक्ट है, वो अब सामने आएंगे। जी वाकई ओम प्रकाश, इंतजार करना होगा, जांच के बाद तस्वीरें साफ हो पाएगी, वो फैक्ट्स और वो अहम जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। बुलेटिन में बढ़ते आगे, और झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी में ठन गई है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि कोई एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में हेमंत सरकार और बीजेपी की जंग तेज हो चुकी है। ये जंग राजनीति के मैदान से लेकर व्यक्तिगत आरोप तक पहुंच चुका है। खदान लीज मामले से शुरू हुई इस राजनीतिक जंग में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। बीजेपी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बल्कि उनकी कैबिनेट में शामिल कई मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के खुलासे से सरकार बैकफुट पर है। देखिए, लड़ाई तो ठन गई है, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है यह व्यक्तिगत है तो ये बताना चाहिए कि खुद का माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लीज लेना, अपने परिजनों को माइनिंग लीज दिलाना, क्या यह व्यक्तिगत है? इनके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा जो हेल्थ की राशि है वो खुद डकारने की कोशिश, क्या यह व्यक्तिगत है? इनके मंत्री आलमगीर आलम द्वारा क्या ठेका पट्टा की सेटिंग करना, क्या यह व्यक्तिगत है? इनके मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा मंत्री रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट करना, ठेका पट्टा करना, क्या यह व्यक्तिगत है? झारखंड के सियासी मैदान में चल रही उठापटक के बीच जेएमएम ने साफ कर दिया है कि आदिवासी सरकार को हटाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, देखिए, ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, ये सैद्धांतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो सामंतवादी शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है, उनको ये गवारा नहीं है कि यहाँ के जो भूमि के लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी हैं, उनका राज यहाँ पर स्थापित हो। और उसी को अपदस्थ करने के लिए सारी सीमाएं वो लांग रहे हैं, और हम अपने सीमाना की रक्षा करना जानते हैं। हेमंत सोरेन सरकार को बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोगी दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भले ही बीजेपी भ्रम फैला रही हो, लेकिन सरकार अगले 10 साल तक चलने वाली है। जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो, जब तक कोई चीज नहीं हो, तब तक हम व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप लगाएं। तो हमें लगता है कि इन चीजों से तमाम राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों तक सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के विधायकों के बदौलत बनी हुई सरकार है। तो हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ठीक है। अफवाह फैलाने वालों ने तो गणेश जी को दूध पिला दिया था। झारखंड की सियासत में क्या होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर है और भ्रष्टाचार को लेकर नए सियासी धमाके कर रही है, ऐसे में हेमंत सरकार रहने और नहीं रहने को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव आज जनशक्ति यात्रा पर निकले हैं, और जहां वे मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ मातृशक्ति संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। यात्रा पर निकलने से पहले तेज प्रताप ने सरकार पर निशाना भी साधा। शक्ति यात्रा हमने लगाने का काम किया है। हमारा 5 मुद्दा है: शिक्षा, बेरोजगारी, अब महंगाई, अब भ्रष्टाचार, अब स्वास्थ्य को लेकर के बिहार में जो ये 5 चीज़ें हैं, ये पूरे मूल तरीके से गड़बड़ाई हुई है, जिसको लेकर के अपने हक को लड़ने के लिए महिलाएं जो थी जीएनएम की, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई, ये निंदनीय है। पूरे तरीके से लड़कियों को जबरदस्ती, ये सरकार जो सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, उसमें पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। और बड़ी खबर बगहा से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भागे बाघ ने एक युवक पर हमला बोला है और वन विभाग ने इलाके में घेराबंदी की है। बताया जा रहा है कि युवक अपने बगीचे में था, तभी बाघ ने उस पर हमला बोल दिया। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। बेरिया कला गांव में युवक पर बाघ ने हमला बोला है। तो बगहा से ये लड़का सब गया था वहीं बगीचा में आम की रखवाली करने, अचानक एक बाघ आ गया और ये सब कर दिया, बच्चा को घायल कर दिया है।
उधर वैशाली के दाऊद नगर पंचायत से ये बड़ी खबर, जहां नवादा गांव में एक महिला ने अपनी ही मौत की भविष्यवाणी कर दी है और महिला जानकी देवी ने कहा कि आज ही उसकी मौत होगी। और उसके इस दावे के बाद उसके घर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और मौके पर पहुंचे लोग जब उससे वजह पूछने लगे तो महिला का बेटे के व्यवहार से नाराजगी का पता चला। महिला से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। मैं आज मरने वाली हूँ। आज यानी 8 मई 2022 को मेरी मौत हो जाएगी और मेरे मरने के बाद मुझे जलाने के बजाय दफन कर देना। इस तरह का खुलासा करके एक महिला ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है। प्रशासनिक महकमे में भी इस बात को लेकर जो है वो खलबली मच गई है और वो महिला हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये वैशाली प्रखंड क्षेत्र का दाऊदनगर पंचायत का नवादा गाँव है, जहाँ की रहने वाली ये महिला हैं और इनका नाम जो है वो जानकी देवी है। आखिर इस महिला ने इस तरह का क्यों ऐलान किया, ये हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो और भी रोचक है, क्योंकि महिला को कुछ दिनों से ये बता रही थी कि आज इनकी जो है मौत होने वाली है। उससे पहले मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए यहाँ पे किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो आज सुबह से ही और कल कहें तो कल रात से ही यहाँ पे आ रहा है महिला को देखने के लिए कि किस महिला की मौत होने वाली है। चूँकि इन्होंने अपना ऐलान किया है कि आज इनकी जो है वो मौत हो जाएगी सुबह 4 बजे तक। तो इसके बाद से यहाँ मेला सा नज़ारा देखने को मिल रहा है और आसपास के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या आसपास की जो महिलाएं पुरुष हैं वो भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये यूँ कहें कि एक मेले सा नज़ारा यहाँ पे होगा। तो हम चलते हैं सीधे महिला के पास और पूछेंगे उनसे कि क्या कुछ हुआ है, क्यों ऐसा ऐलान आपने किया कि आपकी आज मौत होने वाली है, कुछ होगी बताइए। ऐलान यही चलते किया, हम 4 वर्ष पहले से अगर हम जानते थे, बेटा के कहा, आत्मा कहा, कुटुंब कहा, समाज को कहा, कोई मेरे मानने के नहीं तैयारी हुआ। हम शांत हो गए, समय आएगा तो देखा जाएगा। तो बेटा मेरा कहा कि नहीं, तुम जिस दिन मरेगी उस दिन तुमको लाश के उठने नहीं देंगे, घर में सराने की व्यवस्था करेंगे। मतलब आप आज आपकी मौत होगी, ये कैसे आप कह सकती हैं कि आज अगम जानी जान है, अगम जानी जानते हैं। कैसे जानते हैं? हम 20 वर्ष पहले से हर देव को, हर पीर को कर्तव्य करते, पूजा पाठ करते, समस्या करते आते हैं। गांव को, समाज को, टोला को, सबको अपना करके चल। हाँ, जानकारी सपना हमको आया। इस टाइम, इस समय से आपको मृत्यु के समस्या ऊपर वाले से आएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको ऑलरेडी आना है। बेटा से क्या दिक्कत है आपको? बेटा से बहुत दिक्कत है, क्या बताएं। हमारे साथ मुखिया जी हैं, ये स्थानीय मुखिया हैं। क्या नाम है सर आपका? रहमानी। क्या लग रहा है आपके पंचायत की ये महिला है जानकी देवी? देखिए, ये कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था और क्योंकि इनका जो समय है आज का, इन्होंने कहा है कि आज मेरा समय है कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कल हम पहली बार इनसे मिले और हमको जो हमने किया तो हमको लगा कि ये अपने बेटा के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हैं। तो ये हमको जो अपना पर्सनली लगता है कि ये उस व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हैं और फ्रस्ट्रेशन में है। आज 21वीं सदी में लोग जहाँ पे चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मंगल पे घर बनाने की बात कर रहे हैं, वो उस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसी बातें खुलकर सामने आती हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। और इस बीच आरा से बड़ी खबर, जहां बीपीएससी परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ है। छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि बीपीएससी परीक्षा का बहिष्कार भी छात्रों ने किया है। वीकेएस कॉलेज परीक्षा केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आरा से, जहां बीपीएससी परीक्षा केंद्र में जमकर छात्रों ने हंगामा किया और धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा से बहिष्कार भी किया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई और जमकर छात्रों ने हंगामा भी किया है और परीक्षा का बहिष्कार भी किया है। वीकेएस कॉलेज परीक्षा केंद्र का ये पूरा मामला तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया और वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और साथ ही परीक्षा से बहिष्कार भी किया छात्रों ने। उधर लखीसराय से बड़ी खबर, जहां बीपीएससी परीक्षा केंद्र में भाग ले रहे परीक्षार्थी की मौत हो गई है। इलाज के दौरान परीक्षार्थी की सदर अस्पताल में मौत हो गई है। आर लाल कॉलेज में बीपीएससी परीक्षा देने के दौरान बेहोश हो गया था छात्र और आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और यूपी का रहने वाला बताया जा रहा छात्र। और फिलहाल इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है।
बुलेटिन में बढ़ते आगे और बीपीएससी की परीक्षा देने सिवान आए छात्रों की मदद से स्थानीय युवाओं की टोली जी जान से जुटी है। कहीं किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, कहीं कोई भूखा ना रहे, और इसके लिए हेल्पर ग्रुप ने पूरी तैयारी की। एग्जाम को लेकर हजारों की संख्या में युवक सिवान पहुंचे और इनके लिए युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की व्यवस्था भी की। सिवान रेलवे स्टेशन के प्रांगण में भारी भीड़ भी उमड़ी है, जहां हेल्पर ग्रुप ने लोगों को भोजन कराया। देखा कि सोनू भैया और भी बहुत लोग जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, जब ये लोग न्यू जनरेशन होके जो भी है इतने कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा इन लोगों को सहयोग करना चाहिए, आगे आना चाहिए, और बाकी लोग को भी जो भी इस संस्था से जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं उन लोगों को जुड़ना चाहिए। थोड़े भी जितना आप कर रहे हैं थोड़ा गरीब के लिए भी। और पूर्णिया में बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा हो रही है और जिले में कुल 56 केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार ने। आज बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा है और इसको लेकर पूर्णिया में कुल 56 केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 23,520 परीक्षार्थी आज परीक्षा में शामिल होंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। इन लोगों से बात करते हैं। बताइए कि आप लोग एग्जाम देने आए हैं, कितना उत्साह है ये बताइए। उत्साह तो अच्छा है, क्योंकि बीपीएससी ही गिने चुने राज्यों में जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं या जो आयोग द्वारा परीक्षाएं होती हैं, बीपीएससी उनमें से एक ऐसी परीक्षा है जो हर साल नियमित तौर पर परीक्षा कराती है। लेकिन एक शिकायत ये है, जैसे हम लोग बाहर से आते हैं, कोई अदर स्टेट से आता है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की बड़ी दिक्कत होती है और होटल में रुकने की बड़ी व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें सरकार की भी गलती नहीं है, भीड़ ज़्यादा होती है। तो मेरी एक सरकार से, बिहार सरकार से गुजारिश रहेगी, जो बाहर से आ रहा है, जैसे कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, तो अगर उसको बिहार बॉर्डर पे या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का ही सेंटर मिले। जैसे मैं दिल्ली से आया, मुझे यहाँ पूर्णिया दे दिया, मुझे आने में 24 घंटे लग जाते। तो एक इतनी गर्मी है, ट्रेन इतनी भरी हुई है, हाँ भीड़ ज़्यादा होती है। तो मेरी एक सरकार से, बिहार सरकार से गुजारिश रहेगी, जो बाहर से आ रहा है, जैसे कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, तो अगर उसको बिहार बॉर्डर पे या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का ही सेंटर मिले। जैसे मैं दिल्ली से आया, मुझे यहाँ पूर्णिया दे दिया, मुझे आने में 24 घंटे लग जाते। तो एक इतनी गर्मी है, ट्रेन इतनी भरी हुई है, हाँ नियरेस्ट सेंटर से आते हैं हम अगली बार से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम पांडे है। आपका क्या नाम हुआ? अभी एग्जाम देने आई हैं, कितना उत्साह है एग्जाम को लेकर? बहुत ज़्यादा। क्या आगे अगर बीपीएससी में चयनित होती हैं तो आगे क्या प्लानिंग है, कैसे सेवा करेंगे? बहुत अच्छे, जितना मेरे से हो सकेगा उतना करूँगी। सबसे पहले तो यंग जनरेशन पर ध्यान दूँगी, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्या व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है? अभी तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो फिलहाल खड़े हैं 1 घंटे से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।